वेलकम टू दिस सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीयूईटी बीएलएलबी के डोमेन सब्जेक्ट जो कि लीगल स्टडीज है उसे डिस्कस करते हुए हमने चैप्टर 6 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, क्लियर कर लिया था अपना। अब हम आज लास्ट चैप्टर जो कि आपके रेफरेंस बुक एनसीईआरटी लीगल स्टडीज क्लास 12 की है, लास्ट चैप्टर है यूनिट 7 जो कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट यानी कि इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे। तो आज इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करने के लिए आप इस वीडियो में जुड़े रहिए, उसको समझिए। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल लॉ। यहाँ देखिए इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ के दो पार्ट हैं यहाँ पे। फर्स्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, सेकंड है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। आगे देखें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। फर्स्ट हमारा है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इट रेगुलेट्स रिलेशन बिटवीन टू आर मोर स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स का मतलब है दो कंट्री, यानी कि स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज। कंट्रीज या कह सकते हैं नेशंस, यानी कि स्टेट्स का मतलब हमारा राज्य से लेना देना नहीं है, हमारा कंट्री से लेना देना है। तो रेगुलेट्स जो है रिलेशन के बिटवीन टू आर मोर स्टेट्स, यानी दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में यह लॉ एक रिलेशन को रेगुलेट करता है। इसका एम क्या है यहाँ दीजिए। एम है इसका स्टेबल यानी स्थिर रहना, किसी चीज़ में स्थिर रहना, किसी डिसीजन पर। आगे है यानी शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के बारे में, ट्रेड यानी व्यापार के बारे में, एक्सेट्रा। यानी कि ऐसे ही जो क्षेत्र हैं, यानी कि स्टेबल, पीस, सिक्योरिटी, ट्रेड जैसे क्षेत्र जो है, इसका एम है इंटरनेशनल लॉ का कि इसे बढ़ावा दिया जाए, इसे स्टेबल रखा जाए इस चीज़ में। आगे देखेंगे हमारा एक हेग कॉन्फ्रेंस है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, 1893 का है, नीदरलैंड के द्वारा किया गया था। तो सेकंड हम देखेंगे इसमें यह फोकस करता है कि वाइड एस्पेक्ट यानी एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र पर, इसके प्राइवेट प्राइवेट लॉ के एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर यह फोकस करता है। कौन? एक कॉन्फ्रेंस जो 1893 का था जो कि नीदरलैंड के द्वारा किया गया। 3 है हमारा जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन आप लोग सुने होंगे। जिनेवा कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है जिनेवा कन्वेंशन ने ही केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को, जो कि इंटरनेशनल आर्म कह सकते हैं, दो देशों के मध्य जो युद्ध होते हैं उन युद्धों में केमिकल और बायोलॉजिकल जैसी चीज़ें अगर आप हथियार यूज करते हैं तो वो जिनेवा कन्वेंशन जो है, अगर जो सिग्नेटरी होंगे जो जो देश, वो ये नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था, अगर कोरोना को किसी आर्म्ड के या कह सकते हैं किसी युद्ध के चलते छोड़ा गया होता तो जिनेवा कन्वेंशन जो हमारा हुआ था उसका उल्लंघन होता। आगे देखेंगे हमारा साइंड 17 जून एंड 1925। यहाँ देखिए साइंड आया है, तो साइंड जो हमारा 17 जून 1925 को किया गया। यह जिनेवा कन्वेंशन 17 जून 1925 को हुआ था। यहाँ आया है साइंड, पिछली वीडियोज में रेटिफाई वर्ड आया था, यहाँ पे भी आया है, इंडिया ने रेटिफाई किया था प्रोटोकॉल 3। तो देखिए साइंड क्या है और रेटिफाइड क्या है, इसे हम यहाँ समझ लेते हैं। तो एक व्यवहारिक भाषा में समझने की कोशिश करते हैं साइंड और रेटिफाइड क्या है। यदि किसी कह सकते हैं कि कोई कंट्री है, कोई दो कंट्रीज एक प्रोटोकॉल को साइन कर रही है, यानी कि किसी दस्तावेज पर प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं और आप आपके यहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे या प्रधानमंत्री होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो सिग्नेचर करेंगे तो हो गया सिग्नेटरी, यानी कि हम इसके प्रोटोकॉल को मानते हैं। लेकिन वही रेटिफाइड वर्ड क्या है? रेटिफाइड वर्ड का क्या मतलब है? रेटिफाइड का मतलब है आपने सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन उसी प्रोटोकॉल को जितने भी नियम लिखे गए हैं उसी नियम को लेकर आना और अपने पार्लियामेंट में एक कानून बनवा देना, एक लॉ पास करा देना और उस लॉ को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर देना, यानी कि अपने देश में उससे इम्प्लीमेंट कर देना, उसके प्रोटोकॉल को एक लॉ के इम्प्लीमेंट कर देना पार्लियामेंट के द्वारा, इसे ही रेटिफाइड कहते हैं। तो यानी कि यहाँ देखिए इंडिया ने जो जिनेवा कन्वेंशन था, इंडिया ने अब प्रोटोकॉल 3 को उसने रेटिफाई किया। जो हमारा सिग्नेचर किया हुआ प्रोटोकॉल फर्स्ट एंड सेकंड था उसे रेटिफाई नहीं किया गया और सिग्नेचर ही नहीं किया गया। आगे देखेंगे जो फर्स्ट सिटिंग है हमारी जिनेवा कन्वेंशन की 22 अगस्त 1864 को हुई थी। आगे हम देखेंगे
आगे है हमारा CISG, कंट्रोल्स फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स, आल्सो नोन एज वियना कन्वेंशन 1988। वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है कंट्रोल्स फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स। जो हमारा CISG है वो वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम है दो इनके, देख लीजिएगा, यूएन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है ये, और एक ये मल्टीलेटरल ट्रीटी भी है, यूएन कन्वेंशन भी है, मल्टीलेटरल ट्रीटी भी है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए हमारा फिफ्थ है सोर्स, इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है, इंटरनेशनल लॉ कहाँ पाया गया, मतलब कहाँ लिखा गया है, उसका सोर्स क्या है, यानी कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो आईसीजे के आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 जो है उसमें इंटरनेशनल लॉ को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ आईसीजेज लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ को आईसीजे के आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 में जो कि मेंशन किया गया है। सिक्स है हमारा, देखिए ICCPR आर्टिकल 4 डील्स विथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है उसको डील करता है कौन, ICCPR का आर्टिकल 4, यानी कि ICCPR हमने आपको बताया इंटरनेशनल कॉवेनेंट कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स, ये जो है हमारा ट्रीटी थी एक, वो उसका आर्टिकल 4 जो है वो डील करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से। आगे देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस देश से लागू हुआ है, तो यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कह सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए केशवानंदा भारती केस है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1973 का केस है, 1969, 67, 1997। आप चिंतित होंगे अक्सर, आप इसके बारे में कुछ मेंशन किए ही नहीं, तो हमने आपको बताया है कि आप अगली वीडियो जो आएगी वो केसेस के ऊपर ही होगी, बहुत ही फुल डिटेल में केसेस जो है उनको मेंशन किया जाएगा, उनमें स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। अभी हमारी इन केसेस के ऊपर स्टडी चल रही है, कुछ ही दिनों में स्टडीज कंप्लीट होगी, यानी कि 1-2 दिन में हो जाएगा, तो उसके बाद आपको वीडियोज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बहुत ही किताबों से, इंटरनेट से बहुत सारे तरीके से खोज कर रखा गया है, तो हम आपको बताएंगे ये केसेस जो हैं। आगे 12th हम नंबर देखते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, इसको हमने पहले ही चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था, वैसे बता देते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है। यहाँ आईसीजे के कंटेक्स्ट में किया गया है, लेकिन हम आपकी इंडियन कंटेक्स्ट में बताते हैं, यानी कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में बताते हैं, यानी कि आर्टिकल 131, यानी कि कह सकते हैं आपकी सीटी की परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है वो जानते रहिए आप। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि कोई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है, यानी कि बाध्य नहीं है कि उसके सलाह को माने ही माने, ऐसा फाउंडेशन नहीं है। तो जो आईसीजे का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है एकदम सेम वही डिफिनीशन है, तो आर्टिकल 65 से 68 तक ये मेंशन किया गया है, यानी 65 से 68 तक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे को मेंशन किया गया है। आगे देखेंगे 13th है हमारा, आर्टिकल 93 ऑफ आईसीजे क्या कहता है, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन दे आर आल्सो पार्टी ऑफ आईसीजे, यानी कि जो यूएनओ का मेंबर होगा, यानी यूनाइटेड नेशन का मेंबर होगा, वो आईसीजे का मेंबर होगा ही होगा। आगे देखेंगे आईसीजे, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा 13 नंबर, यहाँ पूछ लेगा कि क्या सभी मेंबर यूएनओ के आईसीजे की पार्टी हो जात हैं, या फिर पूछ लेगा आईसीजे जितनी भी पार्टियां क्या यूएनओ के मेंबर हैं, तो आपको बताना है आईसीजे का जो आईसीजे के पार्टीज जो होंगी वो यूएनओ की मेंबर नहीं हो सकती हैं, या हो भी सकती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, लेकिन जितने भी यूएनओ के मेंबर होंगे वो आईसीजे के पार्टीज होंगी जरूर, यानी कि यूएनओ के मेंबर बराबर आईसीजे का मेंबर, लेकिन आईसीजे में दोनों शामिल हो सकते हैं, चाहे उसके मेंबर हों चाहे ना हो। ऐसे ही आईसीजे मैकेनिज्म ऑफ आईडीआर इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय
जो डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, उसको रिसॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है, एक प्लेटफॉर्म है। 15th हम देखेंगे आईसीजे की तरह ही एक आईसीसी। ध्यान दीजिएगा, आईसीजे के बारे में हम सब कुछ बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियोज में, बने रहिएगा। लेकिन अब यहाँ समझ लेते हैं आईसीजे और आईसीसी का ऑफिस कहाँ है। आईसीजे और आईसीसी का ऑफिस जो है हम सब आगे बताएंगे, लेकिन अभी बताते हैं आईसीसी का ऑफिस जो नीचे है, और आईसीजे का ऑफिस जो है वो एक फ्लोर ऊपर है। यानी आईसीजे उसी बिल्डिंग में एक फ्लोर ऊपर है और आईसीसी एक फ्लोर नीचे है। उसी में दोनों कोर्ट चलते हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का पार्ट है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आगे देखेंगे, इसे 2002 में बनाया गया आईसीसी को। इसके जो कह सकते हैं क्षेत्र जो हैं, किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। फर्स्ट है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई कार्य होता है। जिनोसाइड, जिनो यानी कि कोई महिला का रेप वगैरह, जिनोसाइड। और वार क्राइम्स, यानी कि युद्ध में, जैसे कि अभी केमिकल वेपन्स को देखे, बायोलॉजिकल वेपन्स को, उसमें कोई क्राइम हो गया, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। और आईसीसी मैकेनिज्म ऑफ आईडीआर। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, छोटा सा ही पार्ट था। उसके आगे की वीडियोज होंगी, 32 मैगजीम्स है आपकी, जो कि एनटीए सीवीटी के द्वारा दिया गया है, वही मेंशन होगी। तो उसको जानने के लिए और उसके आगे की वीडियोज को भी जानने के लिए, यानी कि जो केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट वगैरह, उन सबको जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।